अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का डायनामिक्स का एक न्यू टॉपिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी डेली लाइफ में इसकी काफ़ी यूजेज भी है इस वजह से, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से भी आपके पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फ्रिक्शन को समझ लेते हैं, फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन आप ऐसा समझें कि रगड़ को बोलते हैं। रगड़ किसे बोलते हैं? जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आप कांटेक्ट में लाएंगे तो इनके दरमियान, इनकी सर्फेसिस के दरमियान जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब लेट्स सपोज अगर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट इसकी इस मोशन को क्या करेगा? रोकेगा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन लग रही है। इसी तरह से अगर नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इसको रोकेगा, तो यहां पर भी क्या लग रहा है? फ्रिक्शन ही लग रही है। ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है? ओपोज करता है। अब डेफिनेशन यहां पर देखते हैं जो लिखी हुई यहां पर डेफिनेशन, इसमें बोलते हैं द फोर्स, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ये आपके पास एक फोर्स है विच ऑलवेज ओपोज, जो कि क्या करता है? रोकता है, मुखालफत करता है, ओपोजिशन करता है। किस चीज की मुखालफत करता है? टू द रिलेटिव मोशन। किस चीज की? रिलेटिव मोशन को, मतलब एक दूसरे की मोशन को क्या करते हैं? रोकते हैं। और वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर इस की फोर्स लगाती है ओपोजिशन करने के लिए, सही है। इन कॉन्टेक्ट, और ये ओपोजिशन कब होगी? ये ओपोजिशन तब होती है जब ये आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया फ्रिक्शन आपके पास एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। हम क्योंकि पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस की भी काफ़ी टाइप्स हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसका मतलब ये कि फ्रिक्शन आपके पास कॉन्टेक्ट फोर्स है विद इट, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ले जाता हूँ। अब फ्रिक्शन को समझने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सपोज ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं हाथ फेरता हूँ तो ये काफ़ी स्मूथ सरफेस है। अब मुझे लगेगा कि इसमें तो रफनेस है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये तो काफ़ी रफ सरफेस है। मुझे पता चलेगा कि काफ़ी रफ सरफेस है, इसमें तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। और अगर इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट को मैं इसके ऊपर स्लाइड करवाता हूँ, मूव करवाता हूँ, तो वो भी लाजिम बात है काफ़ी रफ होगी। तो ये दोनों के जो अप्स एंड डाउन से एक दूसरे को पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से इनकी मोशन क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, ओपोजिशन काज होगी, और उसी ओपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इस वजह से हम माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन लाजमी इसमें पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जब भी एक गाड़ी, जब भी कोई व्हीकल या जब भी कोई गाड़ी मूव कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो लाजिम बात है रोड के ऊपर वो ट्रैवल कर रही है, तो उसके टायर और रोड के दरमियान भी फ्रिक्शन है। तो रोड, एक और एग्जांपल आपके पास ही है कि जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं तो वॉकिंग के दौरान आपके जूते और ग्राउंड के बीच में भी क्या है? फ्रिक्शन है। अगर तो ये ग्राउंड स्मूथ होगा या आपका जूता स्मूथ होगा तो आप स्लिप कर जाते हैं, तो फ्रिक्शन का होना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइटिंग। जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी पेंसिल और पेपर के बीच में भी क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं बॉल पॉइंट दे दूँ और बोलूँ कि इसके ऊपर लिखे, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन काफ़ी कम है। आपके पेज के ऊपर फ्रिक्शन अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वांटिटी एंड यूनिट की, कि फ्रिक्शन आपके पास कौन सी क्वांटिटी। अगर इसकी बात करें तो फ्रिक्शन आपके पास क्या? एक फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? मतलब ये हो गया कि इसकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जिसमें हम यूनिट डिस्कस करेंगे। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? क्योंकि फ्रिक्शन आपके पास एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि फ्रिक्शन का यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको आप 1 N से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको आप सिंपली बोलते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक और चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन का सैंबल आपके पास है F। इसका सैंबल आप सिंपल लिखते हैं स्मॉल f। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स यहां पर बात कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स की। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? तो लेट्स सपोज एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट का नाम है A। तो लाजिम बात है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स, उसका लाजिम बात है एक वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का जो कि डाउनवर्ड होगा। आप अगर नोट करें स्टूडेंट्स तो इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड। क्लियर? और इसके मुकाबले में रिएक्शन में एक फोर्स लगेगी जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। R से भी डिनोट किया जाता है, या आप इसको FN से भी डिनोट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखें कि आप नॉर्मल फोर्स को R से भी डिनोट कर सकते हैं और FN से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में R से डिनोट किया गया और कुछ बुक में FN से। अब ये जो मैंने रिएक्शन फोर्स बताई, ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस।
जहां पर ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये साइन किस चीज़ का पता ना आपको, ये वाला साइन आपके पास किस चीज़ का, परपेंडिकुलर का साइन है। अब ये तो मेरे पास सिंपल केस है, इसमें आपके पास जो वेट है वो बराबर होगा किसके, वेट बराबर होता है किसके, रिएक्शन फोर्स के। क्लियर है, ये इक्वल होता है। लेकिन अगर आपके पास लेट सपोज एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है, एक स्लाइडिंग वाली जगह, और यहाँ पर लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, तो अब लाजिम बात है कि इसका जो वेट है वो कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन फोर्स लग रही है वो क्या, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये आपके पास सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर फोर्स लगेगी। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहीं पर नहीं ठहरने वाला, बल्कि इस साइड पर मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर रखिए अपने माइंड में कि जितना नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी उतनी ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी, जिसके लिए हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स। क्लियर हो गया, ये आपके पास आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, या एफ एन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि एफ इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट लिख लेता हूँ और यहाँ पर आर लिख लिया। क्लियर, अब यहाँ पर इस कांस्टेंट को हटाऊंगा और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक सैम्बल लिखेंगे, और इस सैम्बल को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। ये आपके पास है म्यू, और यहाँ पर लिख दिया आर। अब यहाँ पर ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, और इस इक्वेशन के मुताबिक आप बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू आर। ये आपके पास जो म्यू है इसको आप बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप इसको बोलते हैं। क्लियर, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस पर, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, कि आपके पास इन ऑब्जेक्ट्स का जो आपस में टकरा रही हैं, आपस में फ्रिक्शन कॉज कर रही हैं, इनका नेचर किस तरह। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास देखिए नेम से पता चल रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होती है जो रेस्ट के दौरान लग रही होती है। सही है, तो जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो और आप उसको मोशन में जब ला रहे हो, तो उस मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि आप एक बॉडी को रेस्ट से किस में ला रहे हैं, मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और उसको मूव करने के लिए लाजिम बात है काफ़ी फोर्स की जरूरत होगी, लेकिन मैं उसको बहुत थोड़ी सी फोर्स दे रहा हूँ, तो लाजिम बात है ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसको कौन अपोज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज कर रही है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर भी आपके पास इक्वेशन बन सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। आपके पास फार्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए लिखेंगे एफ एस इक्वल टू म्यू एस लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आर। बाकी आपके पास वही इक्वेशन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए नेम से पता चल रहा है मोशन वाली फ्रिक्शन। तो आप ऐसा समझें कि मोशन के दौरान जब एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में और उसके दौरान जो उसके ऊपर फोर्स लगे, लेट सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट को घसीट रहा हूं और घसीटने के दौरान वो जो चू 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 की आवाज़ कर रहा होता है, तो वो जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही किस वजह से, वो आपस में कॉन्टैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट, तो वहां पर जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप यही समझिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट मोशन में और उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके लिए भी आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास है एफ के, आप लिख लेते हैं एफ के, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू आ जाएगा, और ये म्यू आपके पास के है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा आर। तो यहाँ पर आपके पास एक और इक्वेशन बन गई। तो आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इसकी वैल्यू को निकालना चाहें म्यू एस की, तो म्यू एस की वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो हम क्या कर लेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ऐसा कर देंगे, तो आपके पास एफ एस डिवाइड बाय आर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आपके पास रेशो है। रेशो किसके दरमियान, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स, इसके दरमियान आपके पास रेशो है। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या है, अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा एफ के डिवाइड बाय आर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, ये भी आपस में क्या है, ये भी आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये भी क्या है, रेशो। ये रेशो किसके दरमियान में है, ये आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन टू द रिएक्शन फोर्स, इनके दरमियान आपके पास क्या है, रेशो है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखें एक चीज मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट एरिया। जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा उतना आपके पास फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हमें ये चीज़ समझने को मिलती है कि जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है उतनी फ्रिक्शन भी ज़्यादा कॉज होगी। लेट सपोज हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की पहले बात कर लेते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेट सपोज आपके पास एक टेबल है और इसके ऊपर एक और चीज़ कोई मैं रखता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पर मूव करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें इतना ज़्यादा इसका कॉन्टैक्ट एरिया है, तो लाज़मी बात है यहाँ पर पिट्स एंड बम्प्स होंगे, या आप बोल सकते हैं अप्स एंड डाउन, जो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑपोजिशन आएगी और यहाँ पर फ्रिक्शन कॉज होगी। तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो आप ऐसा समझें कि आपके पास एक सरफेस है, लेट सपोज ये टेबल ही ले लेते हैं, और अब यहाँ पर आपके पास एक टायर है जो कि रोल कर रहा है और इस तरफ को ये मूव कर रहा है। तो आप नोट करें यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया कितना है? कॉन्टैक्ट एरिया जस्ट इतना ऐसा है। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर पिट्स एंड बम्प्स काफ़ी थोड़े आएंगे, अप्स एंड डाउन काफ़ी थोड़े आएंगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी काफ़ी कम आएगी और बहुत कम फ्रिक्शन लगेगी। इस वजह से हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं अपने पास कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये अक्सर आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके पास ऐसा क्यों है, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों लेस होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसका रीज़न क्या है कि कॉन्टैक्ट एरिया जिस चीज़ का ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपके पास, स्लाइडिंग के केस में आपके पास कॉन्टैक्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके पास फ्रिक्शन भी ज़्यादा आती है, आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, जबकि रोलिंग में आपको इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको मूव करवा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर स्लाइड करें, तो आप उसको काफ़ी धिक्का देंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आप लाजिम बात है काफ़ी जोर लगाएंगे, लेकिन आप सोचें कि आप अगर उसके नीचे 4 टायर्स लगा दें, आप उसको हल्का सा धिक्का देंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर काफ़ी आसानी से मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का केस आ गया। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि सबसे पहला फ़ायदा तो आपके पास ये है कि हम जो वॉक करते हैं ना, वॉकिंग, ये किस वजह से? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हमारा पाँव स्लिप होता, क्योंकि हमारे ग्रिप करने के लिए कोई जगह ही ना होती, जिसकी वजह से हम स्लिप हो जाते और वॉक ना कर सकते। रनिंग वगैरह भी आप बीच में लिख सकते हैं। इसी वजह से आप अगर नोट करें कि बारिश जब भी होती है तो उसमें अक्सर लोग स्लिप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर आ जाता है और वाटर स्लिपरी होता है, क्योंकि उसके बीच में स्लाइडिंग होती है, पार्टिकल उसके स्लाइड करते हैं, इसकी वजह से आप स्लिप कर जाते हैं, आपकी ग्रिप सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप स्लिप कर जाते हैं। तो बारिश में हम इसलिए स्लिप होते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्लियर हो गया? तो वॉकिंग वाला जो केस है आपके पास क्या है? फ्रिक्शन की वजह से। सेकेंड हम देख लेते हैं, राइटिंग भी लिख लेते हैं। राइटिंग, जो राइटिंग है ये भी किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। नेक्स्ट आप अगर नोट करें तो हम जो मैच स्टिक मतलब आप माचिस को जो ऑन करते हैं, माचिस की तीली आप जैसे लगाते हैं, तो वो भी क्या? फ्रिक्शन की ही वजह से होती है। क्लियर हो गया? फ्रिक्शन की वजह से मैच स्टिक ऑन होती है। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, अप्लाइंग ब्रेक्स। जब भी आप गाड़ी में जा रहे हैं और आगे अगर आपके फॉर एग्जांपल जंपर आ जाता है, रेड लाइट आ जाती है, तो आप जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो भी किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। लेट सपोज अगर टायर आपके अच्छे नहीं है, आपकी गाड़ी के टायर अच्छे नहीं है, तो आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो स्लिप करके जाता है, स्किडिंग करके जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के खतरे होते हैं। तो अगर आपके टायर अच्छे हैं गाड़ी के, तो उसकी वजह से आपकी ब्रेक्स सही तरीके से अप्लाई होती हैं। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, स्विमिंग भी आपको पता है क्या है? फ्रिक्शन ही है, क्योंकि जब आप स्विम कर रहे होते हैं तो पानी को पकड़ के पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके हाथ और पानी के बीच में क्या फ्रिक्शन आ रही है, तो स्विमिंग भी इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन ही है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, मतलब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, लॉस ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं ये लिख लेता हूँ, लॉस ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है। आप यहाँ पर लिख लें, हीट अप हो जाती है। क्योंकि जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से क्या होती है? गाड़ी हीट अप हो जाएगी, और हीट अप अगर गाड़ी होगी तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान आ सकते हैं, और उसी की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी होगा। लॉस ऑफ एनर्जी क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन काफ़ी पॉइंट्स पर लग रही है, तो उसकी वजह से गाड़ी की पावर फिर ज़्यादा लगनी पड़ती है उस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए। सही है? जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं,
गाड़ियों की काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो यूजलेस हो जाती हैं। लेट सपोज आप जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जो ब्रेक शू है वो क्या हो जाता है, ऐसा से जाके ख़राब हो जाता है। इसी तरीके से जो टायर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि इट डैमेज द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स, कि ये मशीन वगैरह के काफ़ी पार्ट्स को डैमेज करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसी के साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब डिक्रीजेज दी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपके पास और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप बीच में लिख लें। अब यहाँ पर लास्ट में देख लेते हैं मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सबसे पहला मेथड आप बीच में ये लिख सकते हैं, लेट सपोज आप अगर नोट करें कि एक जगह पर अगर फ्रिक्शन है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप उसको ग्रीसिंग करेंगे और ऑयलिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखते हैं लुब्रिकेटिंग, बाय लुब्रिकेटिंग, या ऑयलिंग भी आप बोल सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी मशीन्स काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल होती है उसको जाके ऑयलिंग या ग्रीसिंग वगैरह करते हैं। सही है? एक और तरीका स्टूडेंट्स ये, अगर आप किसी भी चीज़ की फ्रिक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को पॉलिशिंग कर दें। तो पॉलिशिंग की वजह से भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। सिमिलरली आप अगर किसी चीज़ की फ्रिक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अगर एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी जगह क्या लगा दें, उसको टायर वगैरह लगा दें। मतलब रोलिंग वाला आप अगर केस अप्लाई कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बैरिंग्स होते हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो इससे भी फ्रिक्शन कम हो सकती है। पॉइंट स्टूडेंट्स आप बीच में ये लिख सकते हैं कि आपके पास जितनी भी गाड़ियां वगैरह, जितनी भी व्हीकल्स हैं, अगर आप उसको वी शेप बनाएंगे, ऑब्लॉन्ग टाइप बनाएंगे तो उसकी वजह से भी फ्रिक्शन कम होगी। तो आपने क्या बनाना है, वी शेप यूज़ करना है। वी शेप का मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर एक ट्रक है और वो इस तरफ को मूव करे तो आप खुद नोट करें तो आगे से इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी शेप को इस तरीके से बना देते हैं, लेट सपोज इस तरीके से एग्जांपल के तौर पर, तो अब आप खुद सोचें कि यहाँ से हवा क्या हो जाएगी, इसके ऊपर से क्रॉस हो जाएगी और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हम वी शेप को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास एयरप्लेन्स हो गए, जितने भी जेट्स हैं, गाड़ियों की जो शेप्स होती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वो हवा को क्रॉस करके जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स अपने पास नोट डाउन कर लें। सही है?